स्टूडेंट्स, हम लोग 8th क्लास के हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे थे और अध्याय 2 में हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो आइए देखते हैं। हम लोग ये सब देख चुके थे, बंगाल पर व्यापार से शासन तक कैसे कैसे हुआ था। 1651 में हुगली नदी के किनारे में सबसे पहले एक फैक्ट्री बनाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो ये सब हम लोग देखे थे। आगे हम लोग देखते हैं कि शायद ठीक है, यहाँ से पढ़ना था। हम लोग बक्सर के युद्ध तक देख चुके थे कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है। और 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे देखते हैं। इस तरह कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो गई। तो किस उद्देश्य के बारे में बात किया जा रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने जो उसको मतलब दीवानी अधिकार दे दिया था बंगाल पे, उसी के बारे में बात कर रहा है कि उससे महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था। 18वीं सदी के शुरुआत से ही, ठीक है, यानी 1700 से लेके 1700 के आसपास से, उसी समय से क्या हुआ था कि कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे भारत से चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश में लाए गए सोने और चांदी का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब वह अपने मतलब भारत से जो सामान खरीदेगा उसके लिए उसको पूंजी तो चाहिए। तो वह कहाँ से लाता था? अपने देश से सोना चांदी लेकर आता था और उसी का इस्तेमाल करता था। इससे इंग्लैंड में सोने और चांदी की कमी होने लगी थी एवं पूरे इंग्लैंड में इसका विरोध होने लगा था। अब क्या हुआ कि पूरे इंग्लैंड में सोने चांदी का कमी होने लगा, जिससे इसका विरोध होने लगा था, ठीक है। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार भी कंपनी को किसी और विकल्प की तलाश करने का आदेश दिया था। तो वहाँ इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था कि तुम कोई और विकल्प ढूंढो सोना चांदी के अलावा। यहाँ तक कि आदेश दे दिया था। बंगाल की दीवानी हासिल करना कंपनी के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा। तो अब क्या था कि बंगाल का जब दीवानी उन लोगों को मिल गया तो अब क्या करेगा? वहाँ से दीवानी मिलने का मतलब है कि वहाँ से वह राजस्व ले सकता है। कर जो होगा अब वही लोग इकट्ठा करेगा, अंग्रेजी। तो उसको अब कर इकट्ठा करने के लिए मिल गया। अब वो कर इकट्ठा करेगा और उसी से खर्च करेगा, उसी से माल खरीदेगा। इससे होने वाले मुनाफे से वे भारत से सामान खरीद कर इंग्लैंड भेज सकते थे और उन्हें चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रह गई, ठीक है। अब उसी से वह जो कर इकट्ठा करेगा उसी पैसे से वह सामान खरीद लेगा। इस तरह अब बगैर अपना कोई पैसा लगाए वह भारत के लोगों से ही पैसा वसूल कर भारत का ही सामान सस्ते में खरीद कर यूरोप भेज सकते थे और मुनाफा कमा सकते थे। अब उसको कोई सोना चांदी लाने का ज़रूरत नहीं है। वह क्या करेगा? बंगाल से ही कर इकट्ठा करेगा और उसके बाद उसी को यूज़ करके सामान खरीद लेगा। पलासी युद्ध की विजय के बाद अगर वे चाहते तो यहाँ के नवाब बन सकते थे। पलासी युद्ध के बाद क्या हुआ? वह अब चाहता तो यहाँ का नवाब बन सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शासन चलाने के पचड़े से बचकर उन्होंने व्यापार करना और धन कमाने का सिलसिला जारी रखा। तो वह नवाब क्यों नहीं बना? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हम शासन चलाएं, हमको उससे क्या मतलब है, हमको तो केवल मुनाफा कमाना है। तो धन कमाने, व्यापार करने में वह अपना मतलब समय लगाया। लेकिन बंगाल विजय के पश्चात वे भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत का आर्थिक संसाधन पर अपना कब्जा जमाने लगे। तो उस समय तो पलासी के युद्ध में उसने कोई शासन करने का सोचा नहीं, लेकिन जब यह बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद वह राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा, मतलब राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे जितना भी आर्थिक संसाधन था भारत का उस पर अपना कब्जा जमाने लगा। बंगाल के बाद कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को अपनाया। तो अब उसको समझ में आ गया था कि जैसे बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए तो अब हम लोगों का मतलब वहाँ से सोना लाने की ज़रूरत नहीं। बहुत मज़ा आ गया अब हम लोगों को कि भाई यहीं से हम लोग यहीं का पैसा, भारत का ही पैसा से माल खरीदो और जाके कमाओ। तो यह उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो गया। तो अब वह चाहते थे कि
बाकी राज्यों का भी मतलब कब्जा जमाने का उसने लड़ाई करना शुरू कर दिया, लड़ाई किया और बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का उपयोग किया। ज़्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक शक्ति, सॉरी यहाँ पर जो स है थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ है, तो ये सैनिक शक्ति होना चाहिए, या भक्ति लिख दिया है या भाक्ति लिख दिया है, पता नहीं। तो सैनिक शक्ति से डर कर उनकी बातें मानने को तैयार हो गए। ठीक है, तो ज़्यादातर राज्य क्या होता था, उनका जो सैनिक शक्ति था, उसकी इतनी बड़ी सेना और इतना आधुनिक तौर तरीक़ों से, आधुनिक मतलब कि आधुनिक जो हथियार थे उन लोगों से, उन चीज़ों से वो लोग लैस थे, तो उससे वो लोग डर जाते थे। वहाँ के जो राज्य के लोगों के थे, मतलब जो और भी राज्य जो थे, वो लोग डर जाते थे। इसलिए वह कंपनी के साथ जो भी बात मानने के लिए कहता था कंपनी, वो मान लेते थे। ऐसे राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उनके साथ सहायक संधि की। तो कंपनी क्या करते थे, उनके साथ सहायक संधि करते थे। ठीक है, सहायक संधि के दौरान होता क्या था कि जो भी मतलब कि कंपनी का जो सेना होगा वह दे दिया जाएगा किसको, मतलब उससे कहा जाता था देसी राज्यों से, यानी भारत के राज्यों से कहा जाता था कि तुम मेरा सेना रखो, और अगर नहीं रखोगे तो हम तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। तो सेना वह रखता था, और उसके बाद उसको खर्चा पानी भी मतलब खिलाता पिलाता भी था, जिससे कि वह आश्वासन देता था कि अब हम तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फ़ौज रखनी पड़ती थी। तो ये बोले कि शासकों को भारत के शासकों को क्या करना पड़ता था, कंपनी का जो फ़ौज था उसको रखना पड़ता था। इसका खर्चा भी उन्हें ही देना पड़ता था। अब जितना भी सेना रखा जाएगा उसका खर्चा कौन देगा, तो भारतीय शासकों को ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई शासक खर्च की रकम अदा करने में अपनी लाचारी दिखाता तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उसके इलाके को अपने कब्जे में ले ली थी। अब क्या होता कि उन लोगों को अगर खर्चा नहीं दिया जाएगा, मतलब जो भी उनको उनके पूर्ति के लिए चाहिए, सेना के खर्चे के लिए जो भी चाहिए, उसका अगर रकम अदा नहीं करेगा या उसमें किसी भी तरह का कोताही करेगा, तो वह क्या करता था कि जुर्माने के तौर पर उनका कोई इलाका जो होता था, कोई भी एरिया, वह अपने कब्जे में ले लेता था। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था। तो हम लोग को याद रखना है कि पहला शासक कौन था, हैदराबाद, और दूसरा था अवध का नवाब। इन दोनों शासकों को अपने राज्यों से कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। और ये दोनों जो था, जाहिर सी बात है, अगर ये लोग रकम अगर नहीं दे पाएगा सेना के खर्चे के लिए, तो उन लोगों को क्या करना था, अपना कुछ राज्य का हिस्सा दे देना था। तो इन दोनों को अपने, चाहे हैदराबाद को भी और अवध को भी, अपना राज्य का हिस्सा देना पड़ा था। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेजी अधिकारी भी रखना पड़ता था। तो सेना तो रखना पड़ता ही था, साथ के साथ उन लोगों को एक अंग्रेजी अधिकारी भी रखना पड़ता था, जो उनके मतलब उन्हीं के प्रशासन में दखल करते रहते थे या उन्हीं के साथ रहते थे। अपने राज्य में उन लोगों को रखना पड़ता था। ठीक है, इस अधिकारी को क्या कहा जाता था, रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नज़र रखती थी, यानी कि वो अंदर क्या चल रहा है, मतलब पूरी तरह उन लोगों को कब्जा करने की कोशिश। अब देखिए, सेना हो गया अंग्रेज़ों का ही, एक रेजिडेंट भी रख दिया जो कि सारा अंदर का जो भी बातचीत होगा, जो भी काम होगा, उसको देखते रहेंगे। तो रेजिडेंट के माध्यम से इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नज़र रखती थी। उस राज्य का अगला राजा कौन होगा, किस किस को पद देना उचित होगा, यदि आदि चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे। ठीक है, तो वह बाकी जो ये रेजिडेंट होता था वही सब कुछ तय करता था। ठीक है, कि उस राज्य का अगला राजा कौन होगा, मतलब राजा कौन होगा वो भी तय करता था, किसको कौन सा पद देना है वो भी वही तय करता था। तो यानी कि समझिए कि वह हैदराबाद हो, अवध हो, इस तरह का जो राज्य जिसने की सहायक संधि स्वीकार किया, वह कम्प्लीटली अंग्रेज़ों का ही हो गया। कई राजाओं और नवाबों ने कंपनी की चालों को समझा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे नवाब और राजा लोग जो थे वह कंपनी के चाल को समझ गए। कंपनी शासन को चुनौती देने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। तो उन्होंने जो कंपनी का जो शासन था उन लोगों को चुनौती देने के लिए एक बड़े पैमाने पर तैयारी किया। कंपनी भी ऐसे शासकों से बलपूर्वक निपटने के लिए तैयार थी।
कंपनी भी इधर तैयारी कर रहा है और उधर शासक भी तैयारी कर रहे हैं। आइए कुछ ऐसे भारतीय शासकों के बारे में जाने जिन्होंने डट कर कंपनी का मुकाबला किया। देखते हैं। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, उस समय काफ़ी समृद्ध एवं ताकतवर था। तो हम लोग हैदर अली या टीपू सुल्तान को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ हैदर अली से 1761 से 1782 तक एवं टीपू सुल्तान जो थे उसके पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक सफलतापूर्वक शासन किया। तो वहाँ पर क्या था, हैदर अली जो थे वह 1761 से लेके 82 तक हैदर अली ने राज किया और उसके बाद टीपू सुल्तान 82 से 99 तक। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मैसूर के नियंत्रण में था। अब क्या था कि वहाँ से कंपनी क्या थी, मालाबार तट से वह काली मिर्च खरीदती थी और इलायची खरीदती थी। ठीक है, उधर हम लोग जानते हैं कि काली मिर्च और इलायची सबसे पहले भी हम लोग देखे थे कि जब वास्को ड गामा आया था तो हम लोग काली मिर्च वह लेके गया था। तो उसी तरह और इलायची भी हम लोग जानते हैं। तो वह इलायची और काली मिर्च जो था वह किसके, मैसूर के नियंत्रण में वो था। ठीक है, मालाबार तट पे होता था यह व्यापार। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया कि उसका जो बंदरगाह था उससे चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक लगा दिया। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना में आधुनिकीकरण में उनकी मदद ली। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया कि यूरोप के जो लोग थे, मतलब उनको समझ में आया कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए यूरोपीय लोगों का जो हथियार रहता है उस तरीके का हथियार, आधुनिक हथियार हमारे पास होना चाहिए। तो उसने किससे मित्रता की, फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना में आधुनिकीकरण की मदद ली। ठीक है, और सेना को आधुनिक बनाया उसने। उसके इन कदमों ने कंपनी और मैसूर में लड़ाई छेड़ दी। ठीक है, उसके बाद यह जो कदम उठा रहा था कि वह फ्रांसीसियों के साथ टीपू बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा था, तो कंपनी को लगा, यानी कि अंग्रेज़ों को लगा कि यह थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है, इसलिए उन दोनों में लड़ाई हो गया। किस में, कंपनी और मैसूर में। टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। तो देखिए 4 लड़ाई हुआ था। ठीक है, जिसमें 2 लड़ाई जो मैसूर के साथ हुआ, वह किसके साथ, कौन लड़ा था, 2 लड़ाई नहीं बोलेंगे, 1.5 लड़ाई बोलेंगे, क्योंकि एक लड़ाई उसने पहला लड़ाई हैदर अली ने लड़ा। ठीक है, दूसरा हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों लड़ रहा था, लेकिन जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद टीपू सुल्तान ने तीन लड़ाई लड़ा। ठीक है, उसके बाद 1799 में श्रीरंगपट्टनम में उसकी मतलब लड़ते लड़ते वह मारा गया। टीपू की कहानी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। टीपू की कहानी क्या है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। अब राजाओं की जो छवि है, हम लोग तो जानते नहीं है कि हम लोग तो अभी टीपू सुल्तान को देख नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग कैसे टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं, उनकी जो जनश्रुतियाँ होती थी, यानी लोगों के द्वारा जो सुना हुआ है, जैसे किस्सा कहानी होता है, उसके अनुसार भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्राचीन किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर उनका बहुत ताकत का यशगान हुआ, यानी कि उनका ताकत का बहुत बड़ाई हुआ है, तो कुछ होगा उनमें बात। 1782 में सुल्तान बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसियों के साथ उनका बहुत मेल मिलाप था, तो वह फ्रांसीसी दोस्त के साथ शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गए। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। तो यह किस्सा कहानी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। टीपू की मौत के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर का शासक पुराने वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। तो देखिए, मैसूर राजवंश के पहले वाडियार राजवंश था और मैसूर ने उसको जीता था। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैसूर हार गया यानी टीपू सुल्तान जब मारा गया तो वह फिर से वाडियार राजवंशों के हाथ में सौंप दिया गया। मैसूर राज्य के कुछ इलाके कंपनी ने हथिया लिए और वहाँ का नया राजा पूर्णतः कंपनी के अधीन हो गया। तो मैसूर राज्य का कुछ इलाका जो कि उनके व्यापार के लिए ज़रूरी होगा वह कंपनी ने हथिया लिया और अब वहाँ पर वाडियार जो राजवंश था उसका जो राजा था वह पूरी तरह कंपनी के अधीन था। ठीक है। अंग्रेज और मराठे। अब हम लोग अंग्रेज, ये तो हम लोग देख लिए, पहले बंगाल के साथ देखे, फिर मैसूर के साथ भी देख लिए अंग्रेज का क्या था। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अंग्रेज और मराठे देखते हैं। मराठों के बारे में आप कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी ने आगे मराठों की ओर ध्यान दिया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठे भारत के बहुत बड़े भाग को नियंत्रित करते थे। तो 1761 में हम लोग पानीपत की तीसरी लड़ाई जानते हैं कि किसके बीच हुआ था, मराठा और अफगान के बीच। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा हार गए थे अफगानियों से। उसके बावजूद भी वो जो थे बहुत बड़े, मतलब भारत का बहुत बड़ा भाग नियंत्रित करते थे, किंतु वे आपस में बटे हुए थे। इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में था। तो वहाँ पर कौन कौन से राजवंश थे? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। इस तरह से अलग अलग राजवंश के हाथों में थी। कंपनी के अधिकारियों और फौज ने मराठा प्रमुखों की आपसी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाया और एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठों को कमज़ोर कर दिया। तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया कि मराठों के साथ लड़ाई किया और उसके बाद फिर उन लोगों को कमज़ोर कर दिया लड़ते लड़ते। ठीक है। अंततः 1817 से 19 के युद्ध में मराठा पूरी तरह पराजित हुए और मराठों का क्षेत्र भी कंपनी के प्रभावाधीन हो गया। तो उसके बाद लड़ते लड़ते 1817-19 के जो लड़ाई हुआ उसमें मराठा पूरी तरह पराजित हुए और कंपनी जो था वह जो एरिया था मराठों का वह कंपनी के प्रभाव में आ गया। अब कंपनी का पंजाब के साथ देखते हैं। ठीक है। अब कंपनी का ध्यान पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की ओर गया। अब वह धीरे धीरे सबको जीतना चाहते थे। अवध और हैदराबाद को वह अपने नियंत्रण में ले लिए थे, मैसूर को भी नियंत्रण में ले लिए, उसके बाद मराठों को भी, और फिर अब पंजाब पे आ गए। ठीक है। बंगाल को तो पहले ले लिया था। तो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, वहाँ उस समय कौन थे? पंजाब के में महाराजा रणजीत सिंह वहाँ के राजा थे। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। किनका शासन था? पंजाब का। ठीक है। मतलब महाराजा रणजीत सिंह का। कब से कब तक? 1799 से 1839 तक। रणजीत सिंह के जीवन काल में ही उसके राज्य के विस्तार को कंपनी ने रोक दिया। तो रणजीत सिंह के जीवन काल में ही मतलब उनसे कहा गया कि अब तुम अपना जो राज्य का विस्तार है वह नहीं करेगा, महाराजा रणजीत सिंह से अंग्रेज़ों ने कहा। लेकिन इनके जीवन काल में कंपनी पंजाब को नियंत्रित करने में असफल रही। तो जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे तब तक कंपनी उनका जो एरिया था यानी पंजाब का जो एरिया था उस पर वह नियंत्रित नहीं कर सके। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई। तो रणजीत सिंह जैसे ही उनका मृत्यु हुआ, उसके एक मतलब बहादुर शासक थे, उनकी जैसे मृत्यु हुई उसके बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई। इस स्थिति का फ़ायदा उठाया। अब जैसे ही कोई अस्थिरता आएगी तो उसका फ़ायदा तो दुश्मन उठाएगा ही। 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है। उसके रणजीत सिंह के जो मतलब कि उसके बाद उस समय जब कंपनी ने पंजाब को नियंत्रण में ले लिया तो उस समय जो राजा थे वहाँ के, एक छोटा सा बालक था दिलीप सिंह। ठीक है। तो और उसकी जो माँ थी वह वहाँ पर उनकी संरक्षिका थी। संरक्षिका मतलब होता है कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक शासन वही चलाएगी, लेकिन दिलीप सिंह को राजा माना जाएगा, मतलब उनका जो बेटा है उन्हीं को राजा माना जाएगा, क्योंकि माना जाता था कि महिलाएं शासिका नहीं हो सकती, मतलब महिलाओं का शासन नहीं माना जाता था, इसलिए
किसी ना किसी लड़के को तो बिठाना ही है। आते हैं अब विलय नीति, ठीक है, कि विलय नीति क्या था। सीधे युद्धों के अलावा भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी ने अन्य बहाने भी ढूंढना शुरू किए। अब क्या हुआ, एक तो सहायक संधि बहाना था ही, जिससे कंपनी राज्यों को नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में लेती थी। जो जिसके साथ लड़ाई कर सकते हैं, जो सहायक संधि नहीं माने उसको क्या कर सकते हैं, उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन और भी विकल्प वो ढूंढ रहे थे। कौन सा विकल्प था? विलय नीति, ठीक है। तो विलय नीति भी एक ऐसा ही बहाना था, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता है तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती है। अब मान लीजिए कि कोई राजा है, उसका कोई अभी बेटा नहीं है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले क्या होता था कि वह किसी न किसी बच्चे को गोद ले लिया जाता था, ठीक है। कि अगर बेटा नहीं है तो किसी न किसी बच्चे को गोद ले लिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर बेटा नहीं है तो उसका जो राज्य है वह हड़प लिया जाएगा। मतलब गोद लेने वाला बच्चा को नहीं बनाया जाएगा अगला राजा, ठीक है। तो यह उन लोगों का एक अलग सा बहाना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इस नीति के तहत 1848 से 1856 के बीच भारत के कई राज्य जैसे सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। तो यह सब जो एरिया था, वहाँ पर ऐसा ही गतिविधि चल रहा था कि राजा का डेथ हो गया और उसका कोई पुत्र नहीं है, कोई दत्तक पुत्र या कोई गोद लिया हुआ पुत्र को बनाया नहीं जाएगा। तो इसमें कौन कौन से राज्य को हड़प लिया था? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ठीक है। आप झांसी की रानी का जो मतलब कि जो कोई भी अगर कहानी सुनेंगे तो उसमें यही कहानी है कि उसका एक दत्तक पुत्र था लेकिन उसको बनने नहीं दिया गया, और उसके बाद झांसी की रानी ने 1857 में युद्ध किया था अंग्रेज़ों के साथ। आते हैं कंपनी हुकूमत की स्थापना। इस प्रकार 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब वो इस तरीके से सहायक संधि और कंपनी और लोगों के साथ लड़ाई उड़ाई करके और उसके बाद विलय नीति जो था, यह सब कर करके वह 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण कर चुका था। जरा सोचिए, 1600 में स्थापित एक व्यापारिक कंपनी कैसे इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेने में सफल रही। अब इतना बड़ा एरिया जो था वह सबको अपने नियंत्रण में ले लिया था, जो कि 1600 में एक कंपनी स्थापित किया गया। आइए उसकी सफलता के कुछ कारणों पर विचार करते हैं। जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि 1707 में अंग्रेज़ों की मृत्यु के बाद कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ। तो देखिए, जब तक औरंगजेब था, ठीक है, तो औरंगजेब एक बहुत ही बलशाली शासक था, ठीक है। तो वह क्या किया था कि अपना बहुत बड़ा साम्राज्य को वह कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि वह बहुत ही बलशाली था। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई 1707 में, भले ही वह निरंकुश था, लेकिन वह सबको बहुत बड़े भूभाग को नियंत्रित करके रखा था और अंग्रेज़ों से डरते भी थे। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ों को नहीं, वहाँ के जो और भी लोग थे, उसके बाद जो भी राजा आए, बहादुर शाह जैसे कि, तो वह सब बहुत ही कमज़ोर राजा आए। मुग़ल शासक जो था वो बहुत ही कमज़ोर आया। तो जब कोई कमज़ोर सरकार आती है तो होता क्या है कि आसपास का जो इलाका होता है वह सब अपने आप में स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते हैं कि हम भी अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। तो बहुत सारा राज्य जो हुआ वह स्वतंत्र बन गया, बहुत सारा क्षेत्र कहेंगे, तो बहुत सारा जो क्षेत्र था वह स्वतंत्र कर लिया अपने आप को। इनमें आपसी तालमेल का अभाव था। अब जैसे ही आप टूट फूट जाएंगे तो आपसी तालमेल भी गड़बड़ा जाएगा और इसका कोई ना कोई फ़ायदा तो उठाएगा। हर राज्य दूसरे के इलाके को हड़प कर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और हर कोई इसी चीज़ में लगा हुआ था कि चलो ठीक है, स्वतंत्र करा लिए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना स्वतंत्र करा लिए, कोई बात नहीं। लेकिन वह एक दूसरे के हड़पने में लगे रहते थे कि हम उसका हड़प लेंगे। इस चक्कर में वो एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे और इसी लड़ाई का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। एकता के अभाव के कारण भारतीय राज्य एक एक कर आसानी से कंपनी के हाथों पराजित होते गए और यही एकता का अभाव रहा जिसके कारण वह पराजित होते गए।
कंपनी की सेना के पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी। तो भारतीय सेनाओं के पास तो आधुनिक तोप और बंदूक था नहीं, कंपनी के पास आधुनिक तकनीक था। भारतीय सैनिकों की तुलना में सारे नियमित रूप से अभ्यास कराया जाता था। देखिए, अब भारतीय सैनिकों के अलावा जो मतलब कि भारतीय सैनिक रोज़ाना अभ्यास नहीं करवाते थे, नियमित अभ्यास नहीं करवाते, जबकि जो मतलब कंपनी की सेना थी वह नियमित रूप से अभ्यास करवाया करती थी। ठीक है, भारतीय सैनिकों की तुलना में वह अधिक अनुशासित थी और वह नियमित रूप से उन्हें वेतन मिलता था। तो वहाँ का जो कंपनी का जो सेना था उन लोगों को नियमित रूप से वेतन भी मिलता था और अनुशासित थी। ठीक है, यानी डिसिप्लिन में रहती थी। अपना लाभ सर्वोपरि। अब देखते हैं, आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोगों के देश में व्यापार करने आई थी, किस प्रकार उसने यहाँ की आंतरिक कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। यहाँ के आर्थिक संसाधनों से लाभ उठाते हुए देश के शासक बन बैठे। ठीक है, इस देश का शासक बनने के बाद इस देश के वस्तुओं के उत्पादन एवं उससे होने वाले मुनाफे को कंपनी अपने ज़रूरत और लाभ के अनुसार तय करने लगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले कंपनी भारत में बना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल हो रही थी। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा था, भारत में जितना भी कपड़ा बनता था उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके और उसको बेच के मालामाल हो रही थी। फिर जब इंग्लैंड में कपड़े का कारखाना लग गया तो वहाँ का बना कपड़ा और दूसरे सामान भी भारत में बेचने लगी। अब पहले यहाँ से कपड़ा भेजता था वहाँ बेचने के लिए, अब क्या हुआ, वहाँ कपड़े का कारखाना लग गया तो वहाँ से कपड़ा मंगवा के और भारत में बेचने लगा, जिससे उन लोगों को कमाई होने लगा। भारत से वे कपास खरीद कर अपने देश के कारखानों में बेचती थी। तो वह पहले क्या होता था, कपड़ा बेचती थी, अब क्या होता है, रॉ मटेरियल यानी कपास को बेचा जाता था। वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवा कर उन्हें दूर दूर भेजती थी, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कॉफ़ी आदि। इसके अलावा कंपनी कारीगरों से ज़ोर ज़बरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। तो वह क्या करती थी कंपनी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीद लेती थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। कंपनी किसानों से भी ज़्यादा लगान वसूलने की कोशिश करती थी। यह सब किस प्रकार हो रहा था, आप आगे के पाठों में पढ़ेंगे। कंपनी की आड़ में राज्य में लूट घसोट धोखाधड़ी मची हुई थी। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसका तीन पार्ट मतलब पूरा 3 पार्ट बना है। ठीक है, आप तीनों पार्ट देखें और आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि यह पूरा चैप्टर क्या था, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3rd चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।